कैसे हो दोस्तों आप सभी के मैं आपके मंच आपके अपने प्लेटफॉर्म द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छा सेगमेंट होने वाला है, बहुत ही शानदार सेशन होगा आज का। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन भी आप सबको पसंद आएगा। आप सब पढ़ोगे, मेहनत करोगे, इस तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि 3 दिन हमारा ज्योग्राफी माफ़ कीजिएगा 3 दिन हमारा आधुनिक भारत के इतिहास पे डिस्कशन चलता है और बाकी के 3 दिन हमारा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखे जाते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े नहीं हुए हैं दोस्तों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिकों को, काफ़ी महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को आपके बीच में लेकर आता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों को बहुत जल्द से जल्द हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस चैनल का सपोर्ट कीजिए। चलिए आइए देखते हैं कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बीच में लेकर आया हूँ। वह दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि निम्न पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि संघीय विधानमंडल के उच्च सदन यानी राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व हैं। यानी संघीय विधानमंडल के जो उच्च सदन है उसमें राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि भारत में एकीकृत न्यायपालिका है जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। तीसरा कथन कह रहा है कि केंद्र राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है और राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है। तो प्रयुक्त में से कितनी विशेषताएं भारत को एक वास्तविक संघ बनाती है? इसमें से फटाफट से आप इसको उत्तर दीजिए। केवल एक, केवल दो, दूसरा, तीसरा या इनमें से कोई नहीं। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। ये रहा दोस्तों ऑप्शन कि उपर्युक्त में से कितनी विशेषताएं भारत को एक वास्तविक संघ बनाती हैं या बताती हैं? केवल एक, केवल दो, तीनों या इनमें से कोई नहीं। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। दोस्तों इसका जो उत्तर होगा कि जो कितनी विशेषताएं भारत को वास्तविक संघ बनाती हैं, तो उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चुनाव चिन्हों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो चुनाव चिन्ह होते हैं उसके विषय में हमें देखना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है दोस्तों कि चुनाव आयोग अपने नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा करने वाले किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिद्वंदी समूहों या वर्गों के बीच विवादों का फैसला कर सकता है। दूसरा कथन कह रहा है कि चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के तहत चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह पर मुद्दों का फैसला करने वाला एकमात्र प्राधिकरण है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको इसका उत्तर देना। फटाफट से देख करके उत्तर दीजिए दोस्तों, इसमें से कौन सा कथन सही है। देखिए पहले दोस्तों, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला दूसरा दोनों, या ना तो एक ना तो दो। तो पहले दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा केवल क्या होगा? पहला और दूसरा होगा दोस्तों, दोनों सही हैं। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि शहरी स्थानीय निकायों को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया है। दूसरा कह रहा है कि संविधान में प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल पहला, केवल दूसरा, पहला दूसरा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन एक और दो, दोनों सही है कथन। आइए देखते हैं ये किस ऑप्शन पे दे रहा है। फिर दोस्तों ये कथन सी पे दे रहा है, दोनों कथन के सही है, तो सी ऑप्शन पे दे रहा है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की संविधान सभा का गठन कैसे किया गया था? 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, या फिर वायसराय द्वारा नामांकन के माध्यम से, या फिर 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, या फिर प्रांतों में प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। तो भारत की संविधान सभा का गठन कैसे किया गया था, इसका उत्तर देना है। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों।
दोस्तों अगर बात की जाए भारत की संविधान सभा के गठन की, तो भारत की संविधान सभा का गठन 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव से किया गया था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला कह रहा है पंचायतों के चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। दूसरा है पंचायत सीटों में कमजोर वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षण अनिवार्य है। तीसरा पंचायत की अवधि कितनी होती है? 5 साल की होती है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि पंचायतों के चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। दूसरा पंचायत सीटों में कमजोर वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षण अनिवार्य है। या फिर तीसरा है पंचायत की अवधि 5 साल की होती है। इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल पहला, दूसरा और तीसरा, पहला और तीसरा, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर बात की जाए इसमें से कि कौन सा कथन जो है वो सही है, आइए देखते हैं। तो इसमें पहले दोस्तों पंचायतों के चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। पंचायत सीटों में कमजोर वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षण अनिवार्य है, ये बिल्कुल सही है। पंचायत की अवधि 5 साल की, ये भी सही है। तो कौन दूसरा और तीसरा ये कौन से ऑप्शन पे दे रहा है? बी पे दे रहा है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि केंद्रीय बजट में शामिल गैर वोट योग्य शुल्क या चार्ज किए गए व्यय में शामिल है। केंद्रीय बजट में शामिल गैर वोट योग्य शुल्क या चार्ज किए गए व्यय में शामिल है संसद के घरों के प्रीसीडिंग अधिकारियों के वेतन और भत्ते। बात समझ में आई दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, सीएजी की सैलरी और भत्ते, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों के पेंशन, उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों का पेंशन। इनमें से कौन सा सही है? फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या और एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं या किसी टॉपिक को अच्छे से डिस्कशन देखना चाहते हैं, तो मेरे प्लेलिस्ट में चैनल में जा करके आप हर तरह के क्वेश्चन देख सकते हैं, उसको अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जितना ज़्यादा प्रश्नों को लगाएंगे उतना ज़्यादा आप अपने लक्ष्यों के करीब होते जाएंगे। तो दोस्तों केंद्रीय बजट में शामिल गैर वोट शुल्क या चार्ज किए गए व्यय में शामिल है। तो प्यारे दोस्तों संसद के घरों के प्रीसीडिंग अधिकारियों के वेतन और भत्ते, ये भी सही है। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, ये भी सही है। सीएजी की सैलरी और भत्ते, ये भी शामिल किए हैं जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के पेंशन, ये भी शामिल हैं। उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के पेंशन, ये भी शामिल है, यानी कि सभी शामिल है। तो आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन ये सही होगा। दोस्तों ये ऑप्शन डी पे दे रहा है, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया है? यानी किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया है? ऑप्शन है 104वां संशोधन अधिनियम, 103वां संशोधन अधिनियम, 102वां संशोधन अधिनियम और 101 संशोधन अधिनियम। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? पहले दोस्तों जिस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने संसद राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया वो है 104वां संशोधन अधिनियम। ऑप्शन ए पे राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जो भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों के लिए सामान्य है? एकल नागरिकता, संविधान में 3 सूचियां, दोहरी न्यायपालिका, संविधान की व्याख्या करने के लिए एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जो भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों के लिए सामान्य है? दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए। वीडियो को कैसे लगते कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों जो एक विशेषता है कि भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों के लिए सामान्य है, तो वो होगा संविधान की व्याख्या करने के लिए
एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारित करता है कि भारतीय संविधान संघीय है, यानी कौन ये निर्धारित करता है कि भारतीय संविधान संघीय है? एक लिखित और कठोर संविधान, एक स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। तो उत्तर दिए निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि भारतीय संविधान संघीय है? दोस्तों जो निर्धारित करता है कि भारतीय संविधान एक संघीय है वह केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है लेकिन एक परंपरा के रूप में पालन किया जाता है? वित्त मंत्री को निचले सदन का सदस्य होना, निचले सदन में बहुमत खोने पर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है, भारत के सभी हिस्सों के मंत्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व किया जाना है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले एक साथ पद छोड़ने की स्थिति में संसद के निचले सदन के अध्यक्ष राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। उत्तर देते रहिए दोस्तों। तो भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं लेकिन एक परंपरा के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है? वो क्या है दोस्तों? निचले सदन में बहुमत खोने पर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की विधायी उत्पत्ति का पता किस संवैधानिक संशोधन विधेयक से लगाया जा सकता है? 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की विधायी उत्पत्ति का पता किस संवैधानिक संशोधन विधेयक से लगाया जा सकता है? 61वां, 62वां, 63वां, 64वां। दोस्तों 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की विधायी शक्ति का पता जिस संवैधानिक संशोधन विधेयक से लगाया जा सकता है वो है 64वें। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है? लोकसभा के सभापति के भत्ते, ऋण लेने और सेवा और ऋण विमोचन से संबंधित व्यय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पेंशन, किसी भी मध्यस्थता न्यायाधिकरण के पुरस्कार को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक राशि, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय। में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है? तो दोस्तों लोकसभा के सभापति के भत्ते, ऋण लेने, सेवा और ऋण विमोचन से संबंधित व्यय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन, किसी भी मध्यस्थता न्यायाधिकरण के पुरस्कार को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक राशि, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासक व्यय। तो ये सभी पांचों सही हो जाएंगे। आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन पे दे रहा है। दोस्तों ये ऑप्शन डी पे दे रहा है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति करते हैं भारत के महान्यायवादी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये जो प्रश्न है इसमें कहीं महान्यायवादी भी दिखता है, कहीं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी दिखता है। जो मेरे पास आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पर आप कंफर्म करके इसमें उत्तर दीजिएगा कि आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, भारत के महान्यायवादी या भारत की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। आगे चलते हैं।
आगे प्रश्न पे है दोस्तों, तमिलनाडु की पूर्व पंचायतों को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? लोक अदालतें, सार्वजनिक सुनवाई बैठकें, कंगारू अदालतें, वैकल्पिक विवाद निपटान केंद्र। तमिलनाडु की पूर्व पंचायतों को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो तमिलनाडु की पूर्व पंचायतों को निम्नलिखित में से जिस श्रेणी में रखा जा सकता है वह वैकल्पिक विवाद निपटान केंद्र। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पे है दोस्तों, यदि एक साधारण विधेयक भारत के द्विसदनी राज्य की विधान परिषद में लाया और पारित किया जाता है तथा राज्य विधानसभा उस विधेयक को अस्वीकृत कर देती है तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुसरण करेगा? यानी कि अगर कोई साधारण विधेयक है और उसे भारत की द्विसदनीय राज्य की विधान परिषद में लाया जाता है और पारित किया जाता है तथा राज्य विधानसभा उस विधेयक को अस्वीकृत कर देती है तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुसरण करेगा? विधेयक को राज्य विधान परिषद को वापस भेजा जाएगा, विधेयक को विधानसभा सदस्यों और परिषद सदस्यों की संयुक्त समिति को भेजा जाएगा, विधेयक को पारित माना जाएगा या विधेयक को निरस्त किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा प्रश्न पे है दोस्तों, फटाफट से उत्तर दीजिए। दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो होगा विधेयक निरस्त हो जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? डीपीएसपी को स्वचालित रूप से लागू नहीं किया जा सकता है और कार्यान्वयन के लिए कानून की आवश्यकता होती है। डीपीएसपी प्रकृति में गैर न्यायसंगत है। डीपीएसपी का उद्देश्य जो होता है प्यारे दोस्तों वो देश में राजनीतिक लोकतंत्र लागू करना है। डीएसपी के पास राजनीतिक और नैतिक प्रतिबंध है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको वही उत्तर देना है। दोस्तों डीएसपी को स्वचालित रूप से लागू नहीं किया जा सकता और कार्यान्वयन के लिए कानून की आवश्यकता है, बिल्कुल सही है। डीएसपी प्रकृति में गैर न्यायसंगत है, ये भी सही है। डीएसपी का उद्देश्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र लागू करना है, ये गलत हो जाएगा। डीएसपी के पास राजनीतिक और नैतिक प्रतिबंध है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है कौन सा गलत है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। या मतलब कौन सा कथन सही नहीं है जो नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में सही नहीं माना जाता। आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न है दोस्तों कि वित्त विधेयक का अध्यक्ष निम्नलिखित में से पदेन अध्यक्ष होता है। यानी आपको बताना है कि जो वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो इनमें से किसका पदेन अध्यक्ष होता है? मौद्रिक नीति समिति, कर नीति परिषद, कर नीति अनुसंधान इकाई TPRU। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो वित्त विधेयक का जो अध्यक्ष है वो किसका पदेन अध्यक्ष होता है? तो वो अध्यक्ष होता है दोस्तों कर नीति परिषद का। तो ऑप्शन आपका केवल दूसरा सही है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है? संसद कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, संसद न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी है, कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है, न्यायपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है? दोस्तों अगर बात की जाए संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता की तो जो कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों किसी राज्य विधानमंडल में विपक्षी नेता की नियुक्ति के लिए विपक्ष की न्यूनतम कितनी प्रतिशत संख्या आवश्यक होती है? यानी किसी राज्य विधानमंडल में अगर विपक्षी नेता की नियुक्ति की जाए तो विपक्ष की न्यूनतम कितनी प्रतिशत संख्या होनी चाहिए? कुल शक्ति का 10%, कुल शक्ति का 15%, कुल शक्ति का 20%, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर बात की जाए कि किसी राज्य विधानमंडल में किसी विपक्षी नेता की नियुक्ति के लिए विपक्ष की न्यूनतम कितनी प्रतिशत संख्या होनी चाहिए? तो कुल शक्ति का 10%। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है? चुनाव आयुक्त के द्वारा, लोकसभा महासचिव के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा नामित व्यक्ति। किसे राष्ट्रपति चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है? दोस्तों अगर बात की जाए कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है, तो चुनाव आयोग के द्वारा नामित व्यक्ति को। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? राज्य सभी धर्मों को संरक्षण देता है, राज्य का अपना धर्म होता है, राज्य का कोई आधारिक धर्म नहीं होता और नागरिक किसी भी धर्म का आस्था का पालन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। राज्य का एक आधिकारिक धर्म होता है और वह अन्य सभी धर्मों के प्रति सम्मान दिखाता है। तो धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों अगर धर्मनिरपेक्षता की अर्थ की बात करें तो धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ होता है वो होता है राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता और नागरिक किसी भी धर्म या आस्था का पालन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अध्यक्ष के पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद धारण करता है, उसे अपने चुनाव के समय सदन का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसे अपने चुनाव की तारीख से 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना होगा। यदि सदन अपने सामान्य कार्यकाल के अंत से पहले भंग हो जाता है तो वह अपना पद खो देता है। यदि वह इस्तीफा देने का इरादा रखता है तो उसे इस्तीफे का पत्र उपसभापति को संबोधित किया जाना चाहिए। इसमें से कौन सा कथन सही है? दोस्तों अगर बात की जाए कि अध्यक्ष के पद के संबंध की तो उसमें से प्यारे दोस्तों कथन यही सही होगा कि उसे अपने चुनाव के समय सदन का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसे अपने चुनाव की तारीख से 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना होगा। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय चुनाव आयोग के कार्य है? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के पदों के लिए चुनाव कराना, निगमों और नगर पालिकाओं के लिए चुनाव कराना, चुनाव से उत्पन्न होने वाले सभी संदेहों और विवादों पर निर्णय लेना। दोस्तों अगर बात की जाए तो लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष या राज्यसभा के उपसभापति के पदों के लिए चुनाव कराना ये भी गलत हो जाएगा। निगमों और नगर पालिकाओं के लिए चुनाव कराना ये भी गलत। चुनाव से उत्पन्न होने वाले सभी संदेहों और विवादों का निर्णय करना ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या उत्तर होना चाहिए? इनमें से कोई नहीं। आइए देखते क्या ये ऑप्शन है। जी हाँ दोस्तों, ये ऑप्शन है डी पे। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों प्रश्न है संसदीय शासन प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? दोहरी कार्यपालिका, राजनीतिक एकरूपता, एकल सदस्यता, निचले सदन का विघटन। तो नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प का चयन करना है। संसदीय शासन प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो दोस्तों अगर विशेषताएं की बात करें आइए देखते हैं। तो पहले दोहरी कार्यपालिका बिल्कुल सही है, राजनीतिक एकरूपता बिल्कुल सही, एकल सदस्यता की बात करें तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, निचले सदन का विघटन बिल्कुल सही। तो पहला, दूसरा और चौथा आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन पे दे रहा है। दोस्तों पहला, दूसरा, चौथा ऑप्शन सी पे है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने तर्क किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का पहला गुण है? G.W. हेगले, कार्ल मार्क्स, चार्ल्स टेलर, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में किसने तर्क दिया था कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का पहला गुण है? तो दोस्तों जिसने तर्क दिया था कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का पहला गुण है तो वो ऑप्शन इनमें से नहीं है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कमेंट करके बताइएगा किसने तर्क दिया था कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का पहला गुण है। इसका उत्तर मैं कमेंट में डाल दूंगा दोस्तों, आप लोग फटाफट से उत्तर दीजिए इसका उत्तर क्या होगा। देखते हैं कि इसका उत्तर सही आता है। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।